ये जो बातें तुमसे करने जा रहा हूँ ये थोड़ी सूक्ष्म है, सटल है, कठिन लग सकती हैं, इसलिए कुछ पुरानी वीडियोस को ज़रा सुन लेना एक बार, वरना दोहराना तो पड़ेगा कुछ बातों को कि ध्यान पूर्वक सुनना। अगर सुनने लगे हो तो ध्यान पूर्वक सुनना। सुनने की क्वालिटी ऐसी हो कि दिमाग में जो पुरानी आदतें हैं, जल्दी में किसी कंक्लूजन पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की, तुलना करने की कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये मन की आदतें हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जिस समाज, जिस परिवार, जिस स्कूल या कॉलेज से हम आते हैं, बचपन से लेकर आज के दिन तक हमारे दिमाग ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सी आदतों को अपनाया है, तो वो एक निश्चित तरीके से एक स्पेसिफिक वे में काम करने में ढल चुका है। तो हो सकता है कुछ सूक्ष्म बातें जब तुम्हारे सामने रखूं तो मन उससे एग्री कर जाएगा या डिसएग्री कर जाएगा, वो अपना काम जारी रखेगा और उसी समय जो सुनने की क्वालिटी है वो ड्रॉप हो जाएगी। ये जो हमारे सर के साथ कान लगे हुए हैं, ये अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये उस तरह से नहीं सुन पाएंगे। तुमने दो धार्मिक लोगों को आपस में लड़ते देखा ही होगा, दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते। मेरे हिसाब से ये बातें बड़ी सूक्ष्म हैं, बड़ी गहरी ऑब्जर्वेशन की गहराई से आती हैं। तो अगर हमारा दिमाग कुछ पुरानी आदतों के ढांचे में जकड़ा हुआ है तो वो जरूर इन बातों को ब्लॉक करना चाहेगा, रेजिस्टेंस बनाएगा, या वो इन बातों को जो मन का पुराना ढांचा है उसमें फिट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमारे कान है ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सुन नहीं पाएंगे। फिर इन कानों को, इस सुनने की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाएगा मन के द्वारा, पुरानी आदतों के अनुसार या कंडीशनिंग जो हो चुकी है उसके अनुसार। क्या हम अभी से इतना होश रख सकते हैं कि जब हम किसी को सुनते हैं, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल है तो वो 25 साल से वो अपने आप के साथ जी रहा है, बहुत सी आदतें बनाई होंगी, मन एक दिशा में ढल चुका होगा। वो तुरंत जब कुछ नया सामने आता है, कुछ नए अनुभव होते हैं, वो तुरंत बिजी होने लग जाता है तुलना करने में जो पहले के अनुभव है उनके साथ। तो निश्चित है कि फिर कान अपनी पूरी क्षमता खो देते हैं, क्योंकि मन कहीं और बिजी हो जाता है तुलना करने में, कंपैरिजन करने में। तो उस उच्च अवस्था से सुनना नहीं हो पाएगा। जैसा चाहता हूं कि इस दौरान लोग उस गहराई से सुन पाए, फिर तो ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों की जिंदगी ही निकल जाए कृष्णमूर्ति को सुनते हुए, कुछ बदलेगा ही नहीं। क्या हम ये देख सकते हैं कि जब भी हम कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, हमारा मन बीच में आता है, कहता मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो ये पता है। तो अगर तुम सुनते हुए बिजी हो गए कहीं पे, तो सुनेगा कौन फिर? क्योंकि ये जो बातें हैं, इनको ऑब्जर्व करने में अपने भीतर, सुनने में बड़ी ऊर्जा लगती है, और ज़बरदस्त सुनने की कला तो होनी चाहिए। तो क्या हम सुनते हुए बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है? अगर बात कंक्लूजन निकालने की ही है तो उनके ये इस दर्शन का पूरा सार तुम्हें एक शब्द में कह देता हूं, सुन के अपना घर जाओ।
ये तुम्हारा स्कूल या कॉलेज थोड़ी है। ये बात है ध्यान की, ये बात है ऑब्जर्व करने की। इसमें तुमने अपनी ऊर्जा से कुछ जाना तो जाना। तो शुरू करते हैं इसी एक विषय से कि मन क्या है। हम बड़ा कहते रहते हैं कि मन खराब है, मन ऐसा है वैसा है। ये मन वास्तव में है क्या चीज? हम रात को सो रहे थे, 8 घंटे की अच्छे से नींद ली। सुबह उठते ही दिमाग के अंदर एक विचार प्रकट हुआ, आज ऑफिस जाना है, या किसी भी तरह का विचार। क्या आपने कभी ये देखने का प्रयास किया कि ये जो विचार आया है, थोड़ी देर पहले तो बड़ी चैन से सो रहे थे, उठते ही ये जो विचार का जन्म हुआ, ये विचार का जन्म कैसे होता है? कभी देखने की कोशिश की ये विचार प्रकट कैसे हुआ? विचार के आते ही हम रिएक्शन तो देने लगते हैं। कोई बुरा विचार होगा तो चिंता तो होने लगती है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ये तो रिएक्शन है। कभी विचार को देखने का प्रयास किया कि ये विचार जन्म कैसे हुआ इस विचार का? ये जो 1 या 2 किलो का भार है हमारे शरीर के ऊपर, ये जो दिमाग है, इसमें ये विचार का जन्म कैसे हुआ? ये विचार अस्तित्व में कैसे आता है? कभी देखने का प्रयास किया? या देखने की बजाय, जिसे खुद देखा जा सकता है, उसकी बजाय कोई किताब खोल लेंगे, किसी साइंटिस्ट की या किसी धार्मिक गुरु की बातें सुन लेते हैं। कभी खुद से देखने का प्रयास किया कि ये विचार कहाँ से आते हैं? कभी खुद से देखने का प्रयास नहीं किया तो बार बार किसी ना किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा, निरंतर जाना पड़ेगा। शब्दों पे बड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एक तो ये है कि हमारे शरीर के ऊपर ये जो भार है 1 या 2 किलो का, दिमाग, विज्ञान का ये कहना है कि ये जो दिमाग है, ये इस धरती पे सदियों सदियों से मौजूद है और इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। जो आज का व्यक्ति है वो इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें कर लेता है, ये जो दिमाग है इसका विकास बड़ा धीरे धीरे हुआ है और ये सदियों सदियों से इस धरती पे मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि इस दिमाग में, इस शब्द को ध्यान से सुनना, इस दिमाग में ये विचार कैसे प्रकट होता है? सो रहे थे, सुबह एक विचार आया, सो रहे थे, उठते ही विचार आया कि आज ऑफिस जाना है, या किसी भी तरह का विचार। इस विचार का, ये जो हमारे शरीर के ऊपर भार है 1-2 किलो का दिमाग, इस विचार का इस दिमाग से क्या संबंध है? बड़ा ध्यान से सुने इन बातों को। ये आध्यात्मिक स्तर पे बहुत गहरी जांच है कि मन क्या है, शांति क्या है, ध्यान क्या है। हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि मन क्या कर रहा है और दिमाग क्या कर रहा है? फोन में मैसेज टाइप करते हुए हाथ की उंगलियां अपना काम बराबर से कर रही हैं। इन उंगलियों को कैसे पता कि यही शब्द इस मैसेज में टाइप करने हैं? ते हुए कोई भी आपको मजबूर नहीं कर रहा कि यही मैसेज टाइप करना है। ये हाथ की उंगलियां हिल तो रही हैं, चल तो रही हैं। ये कैसे जानती हैं कि इस मैसेज में यही शब्द लिखे जाएंगे? निवेदन करूंगा, कृपया
इस सवाल को अपने भीतर जितना गहरा जाने दे सकते हो जाने दो। हाथ की उंगलियां कैसे जानती हैं कि इस मैसेज में यही शब्द लिखने हैं, यही शब्द डाले जाएंगे? जो शब्द लिखे जा रहे हैं, ये उंगलियां कैसे जानती हैं कि यही शब्द लिखे जाएंगे? ये जानना कहां से आता है? उस व्यक्ति को पता है कि यही शब्द लिखे जाएंगे। उंगलियां अपना काम बराबर कर रही हैं। जैसे मैंने कहा था, कान अपना काम बराबर करते हैं सुनने का। ठीक वैसे ही उंगलियां अपना काम बराबर कर रही हैं, हिलने का काम बराबर कर रही हैं। मूवमेंट जो है, मोटर फंक्शन जो है, वो बराबर चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी प्रयास किया ये जानने का कि ये जो शब्द लिख रहा हूं, ये कहां से आते हैं? क्या हम यहां पे गहराई से देख सकते हैं, देखने का प्रयास कर सकते हैं? ये दिमाग के भीतर की कौन सी ऐसी गतिविधि है जो उंगलियों को एक दिशा दे रही है, संदेश दे रही है कि ये शब्द ही लिखो? इस धरती पे जितनी भी जीव हैं, जानवर हैं, वो भी चलते फिरते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं। हम भी चलते फिरते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं। दिमाग अपना काम बराबर कर रहा है। ध्यान दें, यहां पे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दिमाग अपना काम बराबर कर रहा है। बिना दिमाग के हाथ पैर कैसे हिलाए जा सकते हैं? एक जो जानवर चल रहा है, दिमाग उसके पास है, इसलिए तो हाथ पैर हिल रहे हैं। तो विज्ञान तो ये ठीक कहता है कि ये जो दिमाग है, ये धरती पे ये सदियों सदियों से इस धरती पे मौजूद है। जैसे हाथ पैर हम हिला सकते हैं, जानवर भी हिला सकते हैं। लेकिन हमारे भीतर ये क्या गतिविधि है जो उंगलियों को, हाथों को संदेश देती है कि इसी दिशा में हिलो या चलो? जैसे एक व्यक्ति अपने हाथ को हिलाकर पानी का गिलास भी उठा सकता है और उसी हाथ से किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। हाथ यही काम करेगा। हमारे भीतर ये तय करने वाला फैक्टर क्या है? भीतर ये कौन तय करता है? भीतर से ये क्या गतिविधि है जो तय करती है कि नहीं, इस समय पानी का गिलास ही उठाना है या किसी को चोट पहुंचानी है? क्या हम ये स्पष्ट देख पा रहे हैं अपने भीतर कि मन क्या है और दिमाग क्या है? क्या अपने मन को जानने के लिए किसी किताब या किसी और व्यक्ति, किसी गुरु की, किसी बाहरी सहायता की वास्तविकता में जरूरत है, या हम ही देखने का प्रयास नहीं करते? कोई किताब उठाओगे, उससे 10 बातें सीख लोगे और मुश्किल करते जाओगे। एक बात है कि सीधा अपने भीतर देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कि ये जो मन है, ये वास्तव में है क्या? हाथ की उंगलियों का जो हिलना है, ये कोई जानवर भी कर सकता है। विज्ञान कहता है दिमाग तो इस धरती पे सदियों सदियों से मौजूद है, उसका विकास हुआ है। लेकिन इन उंगलियों को संदेश कहां से मिलते हैं, ये कौन तय करता है? क्या हम ये देख पा रहे हैं हमारे भीतर ये गतिविधि है क्या चीज? अगर एक व्यक्ति इतना स्पष्ट देख पा रहा है अपने भीतर कि ये कैसे संभव हो पा रहा है, तो उसके पास आध्यात्मिक दृष्टि है। तो उसे किसी किताब या किसी गुरु की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि मन क्या है। असल में हम जिस समाज से आते हैं,
वहाँ पे ध्यान के नाम पे बहुत सी उल्टी सीधी ध्यान विधियाँ प्रचलित हैं कि ये ध्यान है वो ध्यान है। उन ध्यान विधियों से, जैसे विचारों को कंट्रोल करना, उनसे थोड़े समय के लिए मन कंट्रोल वे में शांत हो जाता है, लेकिन उससे जीवन जीने की कला का विकास नहीं होता। उससे व्यक्ति आज़ाद या क्रिएटिव नहीं हो पाता। तो उसे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी खुद को जानने के लिए भी। जबकि ध्यान का प्रकाश ही इतना है कि उस प्रकाश में पूरा जीवन जिया जा सकता है और बड़े होश के साथ जीवन जिया जा सकता है। तो अब थोड़ा सा और गहराई में जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, अगर ऑब्जर्व करें कि हमारे हाथों का हिलना, ये जो हम मूवमेंट करते हैं, ये हर एक जीव मूवमेंट करता है। लेकिन एक इंसान के साथ ऐसा क्या है कि वो सोच समझ सकता है, दिशा दे सकता है? ये कैसे हो पा रहा है? यहां पे एक उदाहरण से हम चलते हैं। 100 साल होते हैं एक सदी में। आज से एक सदी पहले जो पहले के लोग थे, उनको मोबाइल की एडिक्शन नहीं थी। और आजकल ऐसा क्या हो गया है कि मानो मोबाइल शरीर का एक अंग ही हो गया है। ये जो दिमाग है और जो आज के लोगों का दिमाग है, एक सदी पहले भी ये दिमाग वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। लेकिन इस एक सदी के आते आते ऐसा क्या हुआ कि ये जो दिमाग है, इस दिमाग में एक नई चीज़ ऐड हो गई कि व्यक्ति मोबाइल के साथ इतना अटैच हो गया कि आजकल के जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो तो मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते। एक सदी पहले दिमाग की जो फिजिकल संरचना है, वो पहले भी वैसी ही थी, अभी भी वैसे ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या घटित हुआ कि आजकल के लोग मोबाइल के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा एडिक्शन है? क्या हम ये स्पष्ट देख सकते हैं कि जो बाहर हो रहा है, दिमाग का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? क्या हम ये स्पष्ट देख पा रहे हैं कि मन कैसे धारण करता है चीज़ों को? मन कैसे कंडीशनड हो जाता है कि वो इस एक तरीके से ही काम करेगा? और आज के लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन ये है कि वो मोबाइल से बड़े एडिक्टेड हो चुके हैं। फिर वो मोबाइल में जो होने वाली और भी चीज़ें, पोर्नोग्राफी, बहुत सी चीज़ें। लेकिन ये हो कैसे रहा है? एक व्यक्ति के भीतर ये आया कैसे? जैसे उंगलियां जानती हैं कि शब्द कैसे लिखने हैं, क्या ये वैसे ही नहीं आया? तो ठीक वैसे ही अगर एक व्यक्ति पाकिस्तान में पैदा होता है, एक व्यक्ति इंडिया में पैदा होता है, एक व्यक्ति अमेरिका में पैदा होता है, ऐसा नहीं है कि मानो जैसे 3 व्यक्ति 3 फैक्ट्रीज में बन गए। अब जो इन फैक्ट्रीज ने तय किया है, परंपराएं, विश्वास, क्या वो जो व्यक्ति है वो बस इन फैक्ट्रीज का प्रोडक्ट बन के नहीं रह गया है? कि जैसी वो फैक्ट्री है वैसा ही उसका प्रोडक्ट है। झगड़ा, लड़ाइयाँ, इतनी जो जंगें हुई हैं, ये तब होती है जब ये 2 लोग, ये फैक्ट्रीज के जो 3 प्रोडक्ट हैं, आपस में बातचीत करते हैं। अब जैसे ही हाथों की उंगलियों को दिशा दी जाती थी, क्या हम ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को दिशा कौन देता है, संदेश कौन देता है कि तुम्हें अगर रिएक्ट करना है, तुम्हें इस तरह से ही रिएक्ट करना है? क्या हम ये स्पष्ट देख पा रहे हैं हमारे भीतर ये क्या गतिविधि है कि जो एक व्यक्ति है वो जीवन में जैसा भी कर रहा है, वो उसको पूरा पूरा कंट्रोल करती है और तय करती है कि इस तरह से ही बिहेव करना है? अब जरा ये बताओ
कि एक कंपनी का मोबाइल दूसरी कंपनी के मोबाइल की तरह काम क्यों नहीं कर पाता? क्या वो मोबाइल पूरी तरह आज़ाद है या उस कंपनी के हाथ की कठपुतली है? जैसा उस कंपनी ने तय किया होगा वैसा ही वो काम करेगा। वो अपनी आज़ादी से काम नहीं कर सकता, वो अपनी आज़ादी से महसूस नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। देखिए, यहाँ पे बात सही गलत की नहीं है, ये ऑब्वियस बात है। अगर तुम इंडिया में पैदा हो गए, तुम हिंदी बोलोगे, यहाँ के तौर तरीके अपनाओगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या उस व्यक्ति को पूरा पूरा होश है वो जीवन में जो भी कर रहा है? क्या वो पूरे होश के साथ जी रहा है, या जैसा दुनिया उसको चला रही है वो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली है? ज्ञान बाहर से भीतर आया और भीतर से उस व्यक्ति को कंट्रोल करने लगा। वरना ये आदत कैसे डली? 1 सदी पहले तो ये आदत नहीं थी। क्या हम ये स्पष्ट देख पा रहे हैं कि दिमाग की कंडीशनिंग कैसे होती है, कि कैसे व्यक्ति मानो जैसे बेहोश होकर जीवन जी रहा है? हाँ, इसमें बात बहुत अलग हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को बड़े होश के साथ करता है। एक बात बिल्कुल अलग है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। उसे पता ही नहीं कि मन क्या है, भीतर से आजाद होना क्या है। भीतर से परंपराओं में, विश्वासों में जकड़ा हुआ मन क्या कभी शांत हो सकता है, आजादी को महसूस कर सकता है, नए अनुभव कर सकता है? क्या वो व्यक्ति फिर जीवन में वही नहीं देखेगा जो उसकी फैक्ट्री ने उसके लिए तय किया है कि तुम अगर देखोगे तो सिर्फ वही देखोगे जो तुम्हें दिया गया है, सुनोगे वही तक जैसा तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेन किया गया है, सुनोगे उतना ही जितना तुम्हें ट्रेन किया गया है बचपन से लेकर आज तक? क्या जिस व्यक्ति का मन बंधा है चीज़ों में, परंपराओं में, विश्वासों में, सुने सुनाए कॉन्सेप्ट में, क्या वो इस जीवन की ताजगी को कभी महसूस कर सकता है? क्या वो खुल के श्वास ले सकता है इस जीवन में? क्या वो आत्मनिर्भर होकर जीवन जी सकता है? जो बंधा हुआ है वो कैसे जिएगा? क्योंकि उसके पास होश ही नहीं है, वो आध्यात्मिक दृष्टि ही नहीं है भीतर ये देख पाने की कि गहराई में असल में चल क्या रहा है। क्या हम ये देख सकते हैं अपने भीतर बिना किसी की मदद से, बिना किसी किताब की मदद से, बिना किसी गुरु की मदद से? क्या हम अपने भीतर इतनी गहराई से ये स्पष्ट देख सकते हैं कि ये मन है क्या चीज़? ये मन की वास्तविकता क्या है और मन कैसे कंडीशन्ड हो जाता है? या हमारे जीवन में हमारा जीवन जैसा भी चल रहा है, क्या कारण है कि हम जीवन जैसे जी रहे हैं, हम ऐसा क्यों जी रहे हैं? क्या एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा से, अपने ध्यान से, अपने ध्यान के प्रकाश से खुद ही ये जान सकता है कि उसका जीवन कैसे चल रहा है? देखिए, फिर हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में प्रेम हो, प्यार हो। क्या जिस व्यक्ति का मन जकड़ा हुआ है परंपराओं में, अब तुम कहीं ये मत सोच लेना कि परंपराओं को मैं ये कह रहा हूं कि किसी खास तरह की परंपरा कोई भी हो सकती है। 1 सदी पहले मोबाइल से चिपके रहने की परंपरा नहीं थी, लेकिन आज ये परंपरा है। तो जब मैं परंपरा की बात कर रहा हूं तो ये मत समझना कि परंपराएं सिर्फ धार्मिक होती हैं।
परंपरा किसी भी तरह की परंपरा हो सकती है। पोर्न वीडियोस देखना एक परंपरा हो सकती है। फिर हम ये दावा करते हैं कि हम जानते हैं कि प्रेम क्या है, ये ध्यान क्या है। क्या हम अपने भीतर ईमानदारी से देख सकते हैं कि क्या हम सच में जानते हैं प्रेम क्या है, या हमने किसी फिल्म में सुना था, किताब में पढ़ा था, वहाँ से शब्द उठा लिए थे, वहाँ से ये समझ बना ली थी। क्या हम देख सकते हैं अपने भीतर बड़ी ईमानदारी से कि हमारे पास ये समझ कहाँ से आती है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने प्रेम का कॉन्सेप्ट, अपने प्रेम की अंडरस्टैंडिंग को थोपने लग जाता है कि तुम ऐसे चलो। क्या प्रेम भी कंडीशनड हो सकता है? हाँ, अगर वो कंडीशनड मन से निकला है तो जरूर वो प्रेम भी कंडीशनड है। किसी नकली प्रेम की अंडरस्टैंडिंग से जो दूसरों से उधार ली है, उससे बेहतर कहीं ज़्यादा ये ऊंची अवस्था है कि अगर एक व्यक्ति भीतर से ईमानदार है, वो जानता है कि उसके भीतर ये प्रेम का जो अंडरस्टैंडिंग है ये कहाँ से आती है। अगर वो इस चीज़ के प्रति जागा हुआ है तो वो ना तो खुद भटक सकता है, ना ही दूसरों को भटका सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दिमाग की पूरी प्रक्रिया को ही जान लेता है, दिमाग की पूरी प्रक्रिया के प्रति जागरूक हो जाता है, वो जाग जाता है। बिना किसी किताब, बिना किसी दूसरे की सहायता से वो अपने भीतर देख सकता है कि ये मन क्या है, मन कैसे बंध जाता है, जकड़ जाता है, वो कैसे नैरो हो जाता है, कैसे उसका जीवन कंट्रोल किया जाता है। फिर इसी ज्ञान के द्वारा थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं, फिर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो दर्शन है उसका एक बहुत ही क्रांतिकारी वक्तव्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है, कि देखने वाला ही देखा गया। इसकी एक उदाहरण है कि जब हम एक पेड़ को देखते हैं, हम एक पेड़ को देख रहे हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि हमारे भीतर से हमारी आंखों को कौन संदेश दे रहा है कि ये जो पेड़ है ये हरे रंग का है, या ये जो चीज़ है बाहर, इसका ये नाम है, पेड़ है, गुलाब का फूल है। ये संदेश कौन दे रहा है आंखों को? तो कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कि वो जो भीतर से देख रहा है, वो बाहर जो चीज है, जो वस्तु है जो बाहर, वो असल में उसको देख ही नहीं रहा। वो थिंकिंग प्रोसेस में अटका हुआ है। वो भीतर के ज्ञान को उस चीज के ऊपर पहले चिपकाता है, फिर उसको देखता है। तो वो कहते हैं ये देखना नहीं है, ये डायरेक्ट देखना नहीं है, ये जीवन से डायरेक्ट जुड़ना नहीं है। जब व्यक्ति एक पेड़ को देखते हुए वो सिर्फ विचार करने की प्रक्रिया में ही उलझा है अभी भी, तो उसका मन कैसे शांत हो सकेगा एक पेड़ को देखते हुए भी? फिर वो कहीं शांत जंगल में निकल जाए, कहीं पहाड़ों पे चला जाए, जब तक वो दिमाग की गतिविधि में उलझा हुआ है, वो कुछ भी कर ले, उसके जीवन में शांति, स्टिलनेस, स्थिरता, जीवन जीने की कला आ ही नहीं सकती। फिर वो 100 तरीके अपनाएगा, ना जाने अध्यात्म के नाम पे क्या क्या चलता है। बहुत सी टेक्निक है, ध्यान विधियां, विचारों को कंट्रोल करना। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर इतनी गहराई तक जांच कर सकता है, प्रतिपल देख सकता है, तो वो एक पेड़ को देखते हुए भी शांत हो सकता है।
तो वो एक घास के तिनके को देखते हुए भी शांत हो सकता है, क्योंकि वो भीतर ये देख सकता है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इतनी बड़ी, इतनी गहरी ध्यान की अवस्था सिर्फ एक पेड़ को देखने से, एक घास के तिनके को देखने से घटित हो सकती है, जिसके लिए लोग अपना जीवन भर लगा देते हैं कि वो किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। इतनी बड़ी अवस्था सिर्फ एक पेड़ को देखने से घटित हो सकती है, क्योंकि उस जिस समय ये एहसास होता है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, तो किसी भी चीज को देखते हुए ध्यान घटित हो जाता है, प्रतिपल घटित हो जाता है। यही होश है, यही ध्यान है। इन बातों को आप लोगों तक इसलिए लेकर आता हूं, इन बातों का मेरे जीवन पे बड़ा गहरा प्रभाव है और बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। कोई व्यक्ति अगर बड़ी गहराई से प्रयास करे तो उसके जीवन में ये जो बदलाव है ये घटित हो सकता है, फिर लौटना नहीं हो सकता यहां से। तो फिर व्यक्ति जीवन के साथ डायरेक्ट जुड़ता है, फिर वो हर एक पल नया जीवन जीता है। काफ़ी लंबे समय बाद 6-7 महीने से कुछ वीडियोस को बना नहीं रहा था। कुछ मुश्किलें चल रही थी, कुछ कारण थे, कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने मदद करने की भी कोशिश की, जिनमें से मैं कहूँगा कि मनदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, तो ये संभव हो पाया कि ये जो वीडियोस है इनको दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। काश कि आप लोग इन बातों की गहराई को कभी अपने जीवन में जान पाए और पूरी स्वतंत्रता से, पूरी आज़ादी से इस धरती पे श्वास ले पाए और जी पाए अपने ढंग से, ना कि किसी द्वारा बनाई हुई डुप्लीकेट कॉपी। बहुत बहुत धन्यवाद।